बजट से पहले भजनलाल सरकार की अहम कैबिनेट बैठक 6 फरवरी को होगी। भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम 5 बजे सीएमओ में प्रस्तावित है बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट बैठक के बाद में मंत्री परिषद की भी बैठक रखी जाएगी। बजट से जुड़े अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और मंत्री परिषद की बैठक उसके बाद में होगी, जैसा कि ये नियम है। और बजट से जुड़े जितने भी अहम प्रस्ताव रहे उन सब पर गहनता के साथ में चर्चा विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो 11 तारीख को राजस्थान का बजट आना है और उससे पहले ये बैठक, कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इसकी अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। बजट राजस्थान का आना बाकी है और उससे पहले ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जयपुर से एक और खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने नशे और साइबर अपराध के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इन अपराधों पर किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जमीनी लेवल पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा। और चलिए अब बात श्री गंगानगर के अनूपगढ़ की 17 करोड़ 14 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला देखने को मिला। अनूपगढ़ के 9 सिम विक्रेताओं पर फर्जी सिम बेचने के आरोप। फर्जी तरीके से बेची गई 957 सिम कार्ड, इनमें से 41 सिमों का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया गया। 41 सिमों से 17 करोड़ 14 लाख 86,564 रुपए की ठगी। ठगों ने कंबोडिया सहित अन्य देशों और राज्यों से ठगी को अंजाम दिया। 9 सिम विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ कर रहे पूरे मामले की तहकीकात। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल से हमारे को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि कुछ अनूपगढ़ के जो सिम विक्रेता हैं उनके यहाँ से जो सिम जारी हुई वो संदिग्ध हैं और उनका अच्छी तरह से सत्यापन नहीं किया गया नियमानुसार। इस पर हमने जांच की तो जांच में ये पाया गया कि अनूपगढ़ के 9 सिम विक्रेताओं के यहाँ से सिम जारी की गई थी। उन सिम में से 41 सिम को साइबर फ्रॉड में काम में लिया गया है और जिनसे साइबर फ्रॉड किया गया है। तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो ये सिम विक्रेता है इन्होंने जो सिम जारी की थी फर्जी तरीके से की है। इसकी हम जांच कर रहे हैं और जिनके नाम से सिम है उनसे जांच की जाएगी, पूरा रिकॉर्ड लिया जाएगा। जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा उसको गिरफ्तार करके हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल से हमारे को तो लगातार और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपुल अग्रवाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपुल, बहुत बड़ा ये साइबर ठगी का मामला है, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि हाल ही में देखने को लगातार सामने आ रहा है कि साइबर फ्रॉड अलग अलग राज्यों में बैठकर, देशों में बैठकर जो लोग मतलब कि स्टडी में कमजोर होते हैं या जिन्हें अनुभव नहीं होता है उन लोगों को और अपना साइबर का शिकार बनाते हैं। हाल ही में अभी भारत सरकार का जो संचार मंत्रालय है उनसे द्वारा एक पोर्टल पर अनूपगढ़ पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि अनूपगढ़ के 9 सिम विक्रेता ऐसे हैं जिन्होंने टोटल 937 सिमें विक्रय किया। उसमें से 41 सिमें ऐसी है जिससे बड़ी मात्रा में साइबर फ्रॉड हुआ है। करीब करीब भारत में बैठकर भारत के लोगों को 17 करोड़ 14 लाख 86,564 रुपए का इसमें शिकार बनाया गया है। अभी पुलिस ने स्वयं के संज्ञान पर यह मामला दर्ज किया है जब उन्हें शिकायत पोर्टल से प्राप्त हुई। अब पुलिस इस मामले में आगे की जानकारी साइबर पोर्टल से ही प्राप्त करना चाह रही है, जिसके बाद से जैसे जैसे कड़ी जुड़ती जाएगी वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्या पुलिस ने इस बारे में बताया कि आखिरकार, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, गिरफ्तारियां कब से शुरू हो जाएगी? गंभीर मामला, किस तरीके से ये पूरा फ्रॉड पकड़ा गया? विपुल, इस बारे में भी बताइए।
जीरोपुर देखिए मामला आज ही दर्ज हुआ है। पुलिस एसआई हैं गोविंद सिंह, उन्होंने अपने संज्ञान पर ही मामला दर्ज किया और इसकी जांच थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी आज से जो साइबर पोर्टल से भी इसे सहायता लेगी, जो साइबर एक्सपर्ट हैं पुलिस के गंगानगर से, जयपुर से, जो भी इसमें मदद ली जाएगी, जिसके बाद जैसे जैसे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल तमाम जानकारी के लिए। और आप सवाई माधोपुर के बौली की बात कर लेते हैं। बौली थाना क्षेत्र के कोढियाई गांव में मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक महिला पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला देखने को मिला है। तस्वीरें हमने ब्लर करके आपको दिखाई। जानकारी के मुताबिक महिला कमला बकरी चराने गई थी। शाम को जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दूरी पर महिला बेसुध हालत में पड़ी मिली। पास जाकर देखने पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए और उसके पहने हुए चांदी के कड़े और गले में सोने का जंतर और माला दोनों गायब थे। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नील कमल मीना सहित बौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव घटनास्थल पर है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हमारे गांव में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है कि हर गांव में हर सरसों में महिलाएं सरसों छेड़ी चराने आती है। अब आज बड़ा दुख का और संकट की घड़ी है कि ये बकरियां अपने आप घर चली गई। फिर इनका बच्चा ढूंढते ढूंढते आया कि मेरी माँ कहाँ गई। तो उन्होंने आके देखा तो दोनों पैर कटे हुए मिले और उनकी कड़ी थी बड़ी बड़ी, वो भी नहीं मिली। जो गले में जेवर था वो। कोढियाई गांव से करीब 3 किलोमीटर जंगल में कमला देवी है, जो 60 साल उम्र है उनकी। उनके दोनों पैर काट के चांदी के कड़े लगे। सर किस प्रकार की कार्रवाई जारी है अभी? ये ऑफिशियल टीम आ रही है, 2 स्क्वाड आ रहा है। और चलिए बात जैसलमेर की। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया। शहर कोतवाल सुरजाराम चौधरी ने बताया कि बीती सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर अमर सागर तिराहे पर नाकाबंदी हुई। इस दौरान एक सफेद क्रेटा कार को रुकवा कर तलाशी ली, जिनमें वाहन से एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इसके बाद में वाहन में सवार युवक पुष्पिंदर सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। तो आरोपी को अब धर दबोचा है, खाकी की गिरफ्त में है। यह आरोपी अवैध हथियार को लेकर के ये महत्वपूर्ण कार्रवाई, पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी आरोपी के कब्जे से ले लिए गए। तो जैसलमेर की ये खबर है और आपको बता दें कि एक वाइट क्रेटा कार आ रही है, जिसका जो चालक है उसके पास अवैध हथियार हो सकता है, जिसमें हमने नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जो बताई गई गाड़ी थी, उस पर गाड़ी आती दिखाई दी, तो उसके गाड़ी को रुकवाया गया। हमने गाड़ी को रोका, रोकते ही ड्राइवर उतर के भागने लगा। हमने उसको घेर के पकड़ा, तलाशी ली गई तो उसके पास एक पिस्टल पाई गई। उसके संबंध से पूछा गया, लाइसेंस संबंध उसका भी लाइसेंस वैध परमिट नहीं पाया। और चलिए बात कपासन की। कपासन थाना क्षेत्र के भट्टो का बामनिया गांव में कुएं से पानी लेने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। शाम लाती कुएं के उपयोग को लेकर के हुए इस झगड़े में महिलाओं सहित कई लोग जख्मी हुए। एक पक्ष की महिला ने आरोप लगाया कि मोटर बंद करने के दौरान उसके साथ में गाली गलौज, मारपीट और लज्जा भंग हुई और उसे कुएं में डालकर जान से मारने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर पहुंचे परिजनों पर भी लाठियां और मुक्कों से हमला किया। तो वहीं दूसरे पक्ष की महिला ने आरोप लगाया कि पानी भरते समय उस पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई और टांके तक लगाने पड़े। कपासन थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज करके घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। और अब बात हनुमानगढ़ की। जिले के कर्णीसर सहजीपुरा गांव के किसानों का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों का आरोप है कि उनके खेतों को घग्गर नदी से सिंचाई का पानी मिलता था और इसके लिए करीब 12 सालों से पाइपलाइन भी बिछी हुई थी। किसानों का कहना है कि कुछ दबंग लोगों ने इस पाइपलाइन को तोड़ा, जिसके बाद खेतों तक पानी पहुंचना बंद हुआ। किसानों ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश मौजूद है, इसके बावजूद संबंधित अधिकारी पाइपलाइन को दोबारा नहीं जोड़ रहे हैं। इससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही है और उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पाइपलाइन नहीं जोड़ी तो वे जिला कलेक्ट्रेट पर बड़े लेवल पर प्रदर्शन भी करेंगे। तो हनुमानगढ़ में किसानों का ये प्रदर्शन। हम एसडीएम साहब का फैसला भी हमारे हक में है और एडीएम साहब का फैसला भी हमारे हक में है और जोधपुर से हाई कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में है और प्रशासन ने बिल्कुल पाइप जुड़वाने के लिए तैयारी करके पीछे हट गया है और प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जाए और हमारी पाइपलाइन। जालौर के भीनमाल के ग्राम पंचायत दांतीवास और नया दांतीवास में पंचायत भूमि पर वन विभाग द्वारा की जा रही तारबंदी को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि पौधारोपण के नाम पर पंचायत की करीब 55 हेक्टेयर बारानी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। ये भूमि सालों से गांव के पशु और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास रही है और इसी क्षेत्र में 3 प्रमुख तालाब भी मौजूद है जिनसे आसपास के इलाकों में जलापूर्ति होती है। ग्रामीणों का कहना है कि तारबंदी से गौवंश, नीलगाय, हिरण सहित अन्य पशु पक्षियों की आवाजाही बाधित हुई और मुख्य रास्ता बंद होने की आशंका भी है। मामले को लेकर ग्राम सभा में वन विभाग को भूमि न देने का प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीणों ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए तारबंदी हटाने की मांग की है। जो दांतीवास ग्राम पंचायत में घोसर भूमि है वहाँ वन विभाग पूरा कब्जा कर रही है और पूरे ग्रामवासी ये नहीं चाहते कि गायों के लिए घोसर भूमि रखते थे पहले भी और आज भी घोसर भूमि उस पर पूरा कब्जा वन विभाग कर रहा है। तो समस्त ग्रामवासी 36 को ये नहीं चाहते कि वहाँ वन विभाग कब्जा करे। बूंदी के केशवराय पाटन की बात कर लेते हैं जहां पर आशान्वित ब्लॉक केशवराय पाटन में मंगलवार 3 फरवरी को पंचायत समिति परिसर में संपूर्णता अभियान 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा और विकास अधिकारी के द्वारा की। उपखंड अधिकारी ने बताया कि ये अभियान 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित होगा। अभियान के अंतर्गत चिन्हित 6 प्रमुख संकेतकों पर सभी संबंधित विभागों को 3 माह की विस्तृत कार्य योजना बनाकर समन्वित और समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रगति प्रसार अधिकारी सुनील कुमार मीणा ने किया है। इस मौके पर सीडीपीओ, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम राजीविका चिकित्सा विभाग के बीपीएम, ग्राम विकास अधिकारी और एबीपी फेलो सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर की बात कर लेते हैं जहां पर बिश्नोई मंदिर सभा के अध्यक्ष पद को लेकर पिछले करीब 4 महीनों से चला रहा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। समाज में बढ़ते तनाव को देखते हुए जयपुर से पहुंचे डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई ने दोनों पक्षों से करीब 1 घंटे तक वार्ता करके मध्यस्थता का प्रयास किया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। वार्ता के दौरान शर्त रखने को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिससे मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। इस दौरान हनुमान चाहर पक्ष के लोगों ने नाराजगी जताते हुए बैठक हॉल से बाहर निकलकर विरोध दर्ज कराया और हरि प्रकाश उर्फ बबलू काली राणा को अध्यक्ष पद से हटाने सहित अन्य मांगे भी रखी। तो वहीं दूसरे पक्ष ने बबलू काली राणा को विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष बताते हुए इस्तीफे से इंकार किया। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हमारे रायसिंह नगर बिश्नोई मंदिर में जो विवाद का प्रकरण चल रहा था उसको समझौते के तौर पर सुलझाने के लिए हमारे आदरणीय देवेंद्र जी बिश्नोई जो डीआईजी साहब हैं वो आज पहुंचे थे। 4 बजे के करीब वो पहुंचे यहाँ पर। उन्होंने समाज से वार्तालाप की, उनको भी बधाई भी दी समाज में पद प्रमोशन होने के लिए। और उसके उपरांत और अब बात जोधपुर की साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर पुलिस जांच लगातार तेज की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि एसआईटी टीम, एसएफएल टीम और साइबर एक्टिव टीम सहित विभिन्न एजेंसियां समन्वय के साथ में मामले की गहन जांच कर रही है। आश्रम में परिवारजनों से संवाद करके साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रेक्षा हॉस्पिटल में एसआईटी टीम के द्वारा पूछताछ के साथ में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मेडिकल एफएसएल टीम के द्वारा विसरा जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उधर इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर
देवी सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर की पर्ची के मुताबिक ही इलाज किया था। पुलिस का कहना है मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच जारी है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट का वेट है और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ समय लगेगा, परंतु उसके बीच में जो टेक्निकल एनालिसिस है, वहाँ पे जो विटनेसेस आई विटनेसेस मौजूद थे, उनके साथ पूछताछ और उनके बयान लेना और उनके सोशल मीडिया को खंगालना, जिसमें वो हॉस्पिटल में गई थी उस समय वहाँ पे जो उनके ब्रदर्स हैं उनको संकलित करना, उनसे चर्चा करना, ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सारे जो एविडेंस हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। देवी सिंह जी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्यरत हैं। आरती नगर में हमेशा सेवा करते हैं। जब किसी का भी फोन आता है तो सेवा करते हुए नजर आते हैं और उसी दिन भी ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ। प्रेम बाईसा के पिता बिरमनाथ ने फोन किया कि बेटी की तबीयत खराब है, पर वो उस वक्त ड्यूटी पर थे। 3 घंटे तक इनका इंतजार करते रहे, फिर इनको वापस फोन किया। जब ये घर पहुंचे आरती नगर कॉलोनी में और प्रेम बाईसा के इंजेक्शन, हम उनसे बात करेंगे खास बात। आप ड्यूटी पर थे, उनके पिता का फोन आया, आप पहुंचे, सेवा भाव रही है, आरती नगर में हर एक के यहाँ आते जाते रहे, क्या घटनाक्रम रहा उस दिन? उस दिन वही 5 बजे करीब मेरे पास फोन आया उनका कि इंजेक्शन लगाना है प्रेम बाईसा के। तो हमेशा की तरह मैं चला गया, उनका चेकअप कर गया, इंजेक्शन लगाया, जो कि मैंने पहले भी लगाए हुए उनके, और इंजेक्शन लगा के थोड़ी देर बाद में आ गया घर पे। फिर बाद में पता चला कि उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई और वो उनका निधन हो गया। तो बहुत अफसोस है। आपको कैसी जानकारी लगी? किसी का फोन आया या कोई? नहीं, मेरे पास किसी का फोन आया था तो क्या उनका निधन हो गया है प्रेक्षा हॉस्पिटल में, आप कहाँ हो, आप आ जाओ। फिर मैं और 2-3 जन परिचित वहाँ गए, तो वहाँ हम पहुंचे, इतनी देर में वो वहाँ से रवाना हो चुके थे। इंजेक्शन लगाने के लिए किसका फोन आया था? कौन सा इंजेक्शन लगाया था? लाके रखा था, आप लेकर गए थे? वो उनके पिताजी का ही फोन आया था, विरमनाथ जी का ही, क्योंकि वो पूर्व में मैंने इंजेक्शन लगाया हुआ था तो मेरे को पता था और मेरे पास वो पड़ा था इंजेक्शन, मैंने लगा दिया। कितने सालों से आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस तरह घटनाक्रम में आप लोगों को? मेरा नर्सिंग में लगभग 18 साल का अनुभव है। 18 साल से मैं ये इंजेक्शन वगैरह लगा रहा हूँ। 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप इंजेक्शन लगा के निकले थे तब तो हालत क्या थी उनकी? हालात उनके वो ठीक थे, मतलब बीमार तो थे ही, लेकिन ऐसा कोई असंदेह घटना जैसा नहीं। क्या लगता है अब आगे के घटनाक्रम की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि क्या परिस्थितियां रही होगी? देखो, मैं तो भगवान पे विश्वास है, मैं इस घटना से बेदाग हो जाऊंगा, बाकी भगवान पे भरोसा है, जो करेंगे वो। ये है देवी सिंह जी जिनसे खास बात की है हमने। सेवा भाव इनका सबसे बड़ा कर्तव्य है और पूरी कॉलोनी में हमने बात की तो मात्र सेवा और मथुरादास माथुर अस्पताल में लगभग 18 सालों की नौकरी, जो सेवा की उसके बाद में जो हुआ घटनाक्रम अभी भी चल रहा है। बाल साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर भले ही आरोप प्रत्यारोप चलता हो, लेकिन निर्दोष साबित होने के लिए पुलिस अपनी जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेदरक, जोधपुर। जोधपुर के शेरगढ़ की बात कर लेते हैं। नीति आयोग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शेरगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर संपूर्णता अभियान 2.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान श्रवण सिंह जोधा, उपखंड अधिकारी विक्रांत शर्मा, मुख्य आयोजना अधिकारी मोहन राम पवार और विकास अधिकारी धन सिंह महेजा ने किया। मुख्य अतिथि जिला परिषद सीईओ आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि 14 अप्रैल तक ब्लॉक के 6 प्रमुख संकेतकों को 100% संतृप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें शिक्षा, हेल्थ, पोषण और सामाजिक विकास शामिल है। कार्यक्रम से पहले स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गोद भराई और अन्नप्राशन संस्कार के जरिए पोषण का संदेश दिया। प्रशासन का कहना है जन सहभागिता से शेरगढ़ को मॉडल ब्लॉक बनाया जाएगा। तो आमजन की सहभागिता पर जोर यहां पर दिया गया है। शेरगढ़ में संपूर्णता अभियान 2.0 का आगाज। चलिए जयपुर की बात कर लेते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे धन्यवाद ज्ञापित। चर्चा का औपचारिक जवाब भी देंगे मुख्यमंत्री शर्मा। सीएम के जवाब की तिथि में
किया गया संशोधन। 4 फरवरी के बजाय 5 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे। सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिवों को मौजूद रहने के निर्देश दिए। सीएम के जवाब के समय सदन में मौजूद रहना बेहद अनिवार्य। विधानसभा सचिवालय जारी करेगा जवाब के समय से जुड़े आदेश। विधि और संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव ने ये तमाम आदेश जारी किए। तो सीएम के जवाब के समय सदन में रहना बेहद अनिवार्य और विधानसभा सचिवालय जारी करेगा जवाब के समय जुड़े तमाम आदेश और प्रमुख सचिव ने ये तमाम आदेश जारी किए। जयपुर से खबर और आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर अब धन्यवाद ज्ञापित करना है और जो तारीख पहले मुकर्रर की गई थी उसमें फेरबदल कर दिया है। 4 की बजाय अब 5 तारीख तय की गई है। 5 तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे। राजनांदगांव में मंगलवार को कांग्रेस के प्रतिनिधि 3 अलग अलग मुद्दों को लेकर जिला कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस ने 10 दिन में समाधान न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। उन्होंने शहर के नगर निगम के नियमित और मस्टर रोल सफाई कर्मचारियों के 2 माह से वेतन न मिलने की समस्या, पेंड्री स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 11 माह से श्रम सम्मान निधि का भुगतान न होने का मामला और चिटफंड कंपनी एवीएम रियल एस्टेट और एलाइड लिमिटेड के द्वारा निवेशकों के पैसे हड़पने की घटना भी उठाई। कांग्रेस ने आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों और प्रभावित निवेशकों के लिए तत्काल कार्रवाई, लंबित वेतन और श्रम निधि का भुगतान और अनिल साहू की संपत्ति और बैंक खातों की जांच कर राशि वापस दिलाने की मांग की। सभी जगह स्थिति बहुत खराब है। यातायात का क्षेत्र हो, अपराध का मामला हो, बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। यातायात का दबाव बढ़ गया है। शहर में कभी भी अप्रिय कोई भी घटना हो सकती है, वो उसकी चिंता हम लोगों को, हम लोग चाहते हैं ये व्यवस्था बने ताकि शहर के लोग निश्चिंत होकर कहीं जा सकें। शेयर मार्केट में पैसा निवेश कराने पर राशि दोगुनी करने का झांसा देकर के लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले युवक को पुलिस ने घेराबंदी करके धर दबोचा। लोगों की गाड़ी कमाई को दुगुनी करने का झांसा देने का आरोप युवक पर लगा है। कई लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को यूपी के गाजियाबाद से हिरासत में लिया है। आरोपी के कब्जे से 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक और 3 मोबाइल जब्त किए। शहर के बसंतपुर स्थित गोकुल नगर का रहने वाला युवक शेयर मार्केट में पैसा निवेश कराने पर राशि दोगुनी वापस करने का झांसा देकर राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और दुर्ग में ठगी करता था। फिलहाल पूछताछ में आरोपी ने अलग अलग लोगों से लगभग 82,50,000 रुपए की ठगी का खुलासा किया है। थाना बसंतपुर में 7-8 लोगों द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि शेयर ट्रेडिंग के नाम से गोकुल नगर निवासी जो धनीराम है उनसे अलग अलग दिनों में रुपए लगभग 42 लाख रुपए लिए हैं और जिस पर से वो 2 गुना 3 गुना रकम दिया जा करके बताया गया है, किंतु उसी जो पैसा है उसी से कुछ दिनों तक ब्याज के रूप में इनको रकम 2 गुना करके दे रहा हूँ करके देते गया। बाद में इनका फोन उठाना बंद कर दिया और रकम देना बंद कर दिया, जिस पर प्रकरण में धोखाधड़ी का अपराध। राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस से जुड़े गंभीर मामले ने सियासत को गर्मा दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में थाना हबीबगंज पहुंचा, जहां पर एसआईटी प्रमुख और एसीपी उमेश तिवारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस ने महापौर मालती राय सहित अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए इसे हिंदू धर्म और गौ माता के अपमान का मामला बताया। तो ये तस्वीरें आपके सामने। महिला और बाल विकास विभाग की बड़ी पहल, ग्रीन अरावली अभियान के तहत आईसीडीएस लगाएगा 2 लाख पौधे। 63,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण। निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने इसकी जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण है।
63,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण होगा। निदेशक ICDS वासुदेव मालावत ने इस पूरे कैंपेन की जानकारी दी है। अभियान का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण है। महिला और बाल विकास की बड़ी पहल। ग्रीन अरावली अभियान के तहत ICDS लगाएगा 2 लाख पौधे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बड़ी पहल। तो इस पूरे अभियान की जानकारी दी वासुदेव मालावत ने। अभियान का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण है। महिला और बाल विकास विभाग की बड़ी पहल। दो लाख पौधे लगाने के कैंपेन पर बात, और ऐसे में पौधारोपण एक बड़ी तादाद में होना है। और लगातार आपको बता दें कि पौधारोपण को लेकर के बात होती आई है और पूरे देश भर में और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, महिला और बाल विकास विभाग की बड़ी पहल, इस पहल में क्या कुछ है, डिटेल में बताइए। बिल्कुल नुपुर, देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ये बड़ी इम्पोर्टेंट पहल जो है वो मानी जा रही है। बड़ी पहल भी है क्योंकि पौधारोपण का काम जो है पूरे राजस्थान में किस तरीके से प्रगति पर था, बदलाव सरकार ने किस तरीके से पौधारोपण और वृक्षारोपण पर जो है वो ध्यान दिया, उसके तहत ही यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीन अरावली अभियान के तहत यहाँ पर ICDS अब 2 लाख पौधे नए जो है वो यहाँ पर लगाने वाला। 63,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र है, उन पर ये पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण करने के बाद ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं जो हैं, जो काम कर रही हैं वहां पर पहले से, जो कि आंगनवाड़ी को संभालने का काम कर रही है, उनको इनकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि इन पौधारोपण जो पौधों का किया गया उनका रख रखाव जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बड़ी जो पहल है, अच्छी पहल जो है वो सकारात्मक रूप से पूरी जो है वो यहाँ पर जो देखने को मिल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये पहली पहल जो है वो इस तरीके से मानी जा रही है, जहाँ पर आंगनवाड़ी के जो केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्र, उनमें 63,000 से ज्यादा है। उनमें यहाँ पर पौधारोपण का काम जो है बहुत जल्दी इनपुट वो शुरू होगा। जानकारी के लिए तो एक बड़ी पहल पौधारोपण को लेकर के। सीमलवाड़ा कस्बे के करण सागर तालाब में मंगलवार को एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोपहर में तालाब के पास टहलने आए लोगों ने पानी में शव को तैरते हुए देखा। ये ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। सूचना मिलते ही धम्बोला थानाधिकारी देवेंद्र देवल सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए शव को सिमलवाड़ा स्थित मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे लेकर पुलिस द्वारा शिनाख्त के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई। तो बेहद दर्दनाक ये खबर। और अब बात पाली के बाली की। पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह चौहान की सतर्कता से चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे चौहान ने देशी शराब ठेके के पास में संदिग्ध अवस्था में शराब पी रहे 6 युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर युवकों के पास से मंदिरों से संबंधित सामान, गहने और नकदी बरामद हुई। युवकों की 2 बाइकों की टूटी हुई नंबर प्लेट देखकर चौहान ने ग्रामीणों और स्थानीय युवाओं की मदद से घेराबंदी करके उन्हें रोका। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने सिरोही जिले के कालंत्री थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें कबूल की। पुलिस के मुताबिक ये 7 सदस्यीय गिरोह था। दूधनी क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई चोरी की कई घटनाओं के कारण ग्रामीण रात में पहरा दे रहे थे और इसी सतर्कता के चलते सफलता भी हाथ लगी। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। और अब बीकानेर की बात कर लेते हैं। खेजड़ी बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में महापड़ाव से आंदोलनकारियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है।
संयोजक परसराम ने सरकार और जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा, यदि उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलनकारियों का जयपुर और दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला होगा। धरने के 2 दिन बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने अभी तक आंदोलनकारियों से कोई वार्ता नहीं की, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगे हैं कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए और इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो। तो खेजड़ी बचाव को लेकर के लगातार प्रदेश भर में मामला गरमाता जा रहा है। मामला गरमाता ही जा रहा है खेजड़ी बचाव को लेकर के। और बीकानेर में आज महापड़ाव भी देखने को मिला। तमाम संत यहां पर जुटे हुए हैं और साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी तो दिल्ली की तरफ भी कूच कर लेंगे। तो आपको बताएं, खेजड़ी जो कि राजस्थान का एक तरह से राज्य पेड़ है, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो, पौराणिक दृष्टिकोण से हो, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हो, और चाहे इसकी कहीं ना कहीं रेगिस्तान को हरा भरा करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जोधपुर के बालेसर की बात कर लेते हैं, जहां पर जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर बालेसर के 38 मील पेट्रोल पंप के पास में मंगलवार रात करीब 8 बजे एक कार और चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हुए। घायल हेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से बालेसर अस्पताल लाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जोधपुर रेफर किया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हादसे की सूचना मिलते ही बालेसर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस के मुताबिक हादसा अचानक हुआ और आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए पहुंचे। तो प्राथमिक उपचार के बाद में तमाम घायलों को जोधपुर रेफर किया। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। अफरा तफरी का माहौल, लोगों की भीड़ जमा हुई अस्पताल में, आप देख सकते हैं। और कार और चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में ये टक्कर होती है। दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके चलते कार में जो बैठे 3 लोग थे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका उपचार अभी जारी है और प्राथमिक उपचार के बाद उनको जोधपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें, कार जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। और ऐसे में बता दें, बालेसर के 38 मील पेट्रोल पंप के पास में ये भयावह हादसा हुआ। जिस किसी ने भी इस हादसे को अपनी आंखों से देखा वो उसकी रूह कांप उठी। गनीमत ये रही कि कुछ बड़ा होने से बचा, लेकिन फिलहाल जो घायल रहे, जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे को झेला, उनका दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, अस्पताल की ये तस्वीरें, जहां पर लोगों की भीड़ जमा है, घायलों का ट्रीटमेंट जारी है और प्राथमिक उपचार के बाद में जोधपुर उन्हें रेफर किया गया। और अब छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी बस्तर संभाग के 47,000 किसान समय पर पंजीयन और टोकन मिलने के बावजूद धान बेचने से वंचित रहे। किसानों का आरोप है कि प्रशासन की लेट लतीफी के कारण उन्हें धान बेचने का मौका नहीं मिला। मंगलवार को लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के करीब 150 से ज्यादा किसानों ने बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, किसानों के टोकन काटे जाएंगे और आवश्यकता अनुसार धान खरीदी केंद्र फिर से खोले जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक साल 2025-26 में बस्तर संभाग में कुल 382 खरीदी केंद्र बनाए गए, जिनमें 13.55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी है। शेष किसान और अवैध धान पर कार्रवाई के कारण लक्ष्य से कम खरीदी हुई। तो जगदलपुर की ये तस्वीरें, बस्तर के जो कलेक्टर है उनको तमाम किसानों ने ज्ञापन सौंपा और फिर खरीदी केंद्र फिर से खोलने का आश्वासन दिया। हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था, ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों